लास्ट क्लास में कहाँ तक हो गया था? अच्छा, आ, वो लाइट चला देना पीछे की। वो लाइट चलाओ पीछे की। लाइट लाइट। फैन चलाना है। चलिए, लास्ट क्लास के अंदर बच्चों हमने लास्ट क्लास के अंदर हमने सेक्स डिटर्मिनेशन स्टार्ट कर दिया था। उसमें ड्रोसोफिला का केस हम समझ रहे थे, लेकिन लेकिन इसमें आप लोगों को बच्चों आज आगे जितना जो टॉपिक आता है उसमें ड्रोसोफिला और बार बॉडी कंसेप्ट होता है, लेकिन इस वाले पार्ट को हम आगे समझेंगे। पहले आज हम समझने जा रहे हैं पेडिग्री एनालिसिस। पेडिग्री एनालिसिस पेडिग्री एनालिसिस को पहले हम समझेंगे। पेडिग्री होता क्या है? किसी भी फैमिली में 2 या मोर देन 2 जनरेशन का एक डिजीज का या किसी कैरेक्टर का एक रिकॉर्ड होता है, जिससे हम उस पर्टिकुलर डिजीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो फैमिली के अंदर डिजीज का रिकॉर्ड है, जिससे हम बच्चों को स्पेसिफिक सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए बच्चों, मैंने आप लोगों को कोई एक पर्टिकुलर फैमिली दे दी और मैंने कहा जाके वहां से पेडिग्री बना के आइए। तो आप क्या करोगे? जिस पर्टिकुलर फैमिली में भेजूंगा वहां से पहले सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके लाओगे। जब आप इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके लाओगे तो इंफॉर्मेशन सबसे पहले कलेक्ट किया जाता है जो भी फैमिली में सबसे पुराने आदमी है। मान लीजिए किसी फैमिली में सबसे पुराने आदमी दादा दादी है, तो आप दादा और दादी से पूरी इंफॉर्मेशन लेके आओगे। सबसे पहले आप दादाजी से मिलोगे कि दादाजी आप कैसे हैं। दादाजी कहेंगे बढ़िया है। फिर दादाजी से पूछा जाएगा आप में किसी भी तरह के इस तरह के कोई सिम्टम, आपके पेरेंट्स में कोई सिम्टम, आपके ब्रदर सिस्टर के सिम्टम। तो उन्हें कहा इस तरह के सिम्टम हमारे पेरेंट्स में, ब्रदर सिस्टर कहीं कुछ नहीं देखे गए। फिर दादी से पूछा जाएगा आप कैसी हैं। दादी कहेगी आई एम फाइन, है ना। फिर हाँ, फिर बच्चों कहेंगे कि आप तो ओके हैं, लेकिन आपके पेरेंट्स में किस तरह की प्रॉब्लम, तो कहेंगे दे डिडंट हैव सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम, है ना। हाँ, तो सारी इंफॉर्मेशन उनसे कटेंगे। फिर उन्होंने कहा कि मेरे एक भाई में कुछ प्रॉब्लम है, तो उन्होंने जो भी इंफॉर्मेशन दी है वो हम कलेक्ट करके लाए। जैसे दादाजी ओके हैं, उनकी फैमिली ओके, दादी भी ओके, लेकिन उनके एक भाई में किस तरह की प्रॉब्लम देखी गई। अब बच्चों ने कहा, उनसे पूछा जाएगा कि आपके कितने बच्चे हुए, तो उन्होंने कहा हमारे 8 बच्चे हुए थे पहले। पहले बच्चे भी बहुत होते थे, है ना। अब उनमें से आज के टाइम पर मतलब 2 की अर्ली स्टेज में डेथ हो गई थी, क्योंकि पहले डेथ रेट भी ज्यादा होती थी। तो आज के टाइम पर 6 है। तो जो भी इंफॉर्मेशन देंगे उसे हम कलेक्ट करेंगे। उसको बच्चों फिर हम एक सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये इस तरह से हम सर्कल बना ले, तो ये दादी के लिए और ये दादा के लिए। इनके मान लीजिए 8 बच्चे हैं, तो बिल्कुल सिस्टमेटिक ऑर्डर में पहला बच्चा फिर दूसरा बच्चा इस तरह से अरेंज करते जाएंगे। यहाँ पर ये पहला बच्चा, ये दूसरा बच्चा, इस तरह से सारे बच्चे यहाँ पे अरेंज करेंगे। मान लीजिए किसी एक बच्चे की अर्ली स्टेज में डेथ होगी, तो इसको इस तरह से नोट कर देंगे। मान लीजिए इसमें किसी भी तरह की डिजीज है, तो उसको ऐसे डार्क कर देंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पर एक पेडिग्री बनाएंगे। फिर बच्चों ये पूछेंगे कि इनकी शादी किनके साथ हुई, इनके कितने बच्चे हुए। जो जो इन्फॉर्मेशन देंगे उसे हम ड्रॉ करते जाएंगे, और ये जो स्ट्रक्चर बनेगी इसी को कहेंगे पेडिग्री। तो पहले हम ऐसे पेडिग्री बनाएंगे, फिर उसमें एनालिसिस करेंगे कि ये पेडिग्री ऑटोसोमल रिसेसिव की है, ऑटोसोमल डोमिनेंट की है, किसकी है डिजीज। तो उस डिजीज को हम आइडेंटिफाई करना आज सीखेंगे कि कैसे हम पता करें कि पेडिग्री किस डिजीज की है। तो पहले पेडिग्री एनालिसिस होता क्या है? it is a record of it is a record of some genetic characters. It is a record of some genetic characters oblique disease. ये वाले फेमस। हाँ, ये it is a record of some genetic characters or disease in a family for
two or more generations, for two or more generation, which is represented by some specific symbol, which is represented by some specific symbols. अब बच्चों इसमें कौन कौन से सिंबल्स होते हैं, कभी कभी एग्जाम में तो इन सिंबल का क्वेश्चन आ जाता है, तो जो सिंबल में लिख रहा हूँ साथ लिख रहेगा और सबको याद भी होना चाहिए। अगर बच्चों हम ऐसे सर्कल बना ले तो ये सर्कल इंडिकेट करता है नॉर्मल फीमेल। कभी कभी तो एग्जाम में ये सिंबल ही पूछ ले जाता है, तो सारे याद रखना है। अगर बच्चों ऐसे स्क्वायर बना दिया जाए तो ये स्क्वायर इंडिकेट करता है नॉर्मल मेल। अगर यहां पर ऐसे सर्कल बना के उसे डार्क कर दिया जाए, उसे ऐसे डार्क बना दो, तो ऐसे डार्क कर दिया जाए तो ये इंडिकेट करेगा अफेक्टेड फीमेल। अगर स्क्वायर बना दिया जाए, स्क्वायर हमेशा किसके लिए यूज करते हैं, मेल, और सर्कल हमेशा फीमेल। अब बच्चों यहां पर ऐसे स्क्वायर बना के उसे डार्क कर दिया जाए तो ये इंडिकेट करेगा अफेक्टेड मेल। अगर सर्कल बनाए और स्क्वायर बनाए लेकिन इसे पूरा डार्क मत करो, इसका बच्चों आधा पार्ट, हाफ पोर्शन डार्क कर दो, और यहां से भी इसका हाफ पार्ट डार्क कर दो। अगर केवल आधा आधा पार्ट डार्क करें, ये आधा पार्ट, ये आधा पार्ट डार्क करें, तो ये एक तरह के कैरियर है। ये बच्चों कैरियर है, कैरियर फॉर ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज, कैरियर फॉर ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज। ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज में जब कैरियर होते हैं तो उनको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब बच्चों इसी तरह का सिंबल बनाया, सर्कल बनाया, और उसमें हमने केवल बीच में से डॉट लगा दिया, केवल बीच में डॉट लगा दिया, तो ये इंडिकेट करता है कैरियर फॉर एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज। ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज के लिए एज अ कैरियर का काम करते हैं। अगर बच्चों किसी पेडिग्री में ये सिंबल दिख जाए तो समझ जाना ये पेडिग्री सबसे आसान है। अगर पेडिग्री में ये सिंबल दिख गया तो समझ जाओ वो सबसे आसान पेडिग्री होती है, ये सबसे आसान होती है, क्योंकि ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव है। ये सिंबल और कहीं यूज नहीं होता, केवल और केवल एक्स लिंक्ड रिसेसिव में यूज होता है। अच्छा, कभी भी बच्चों आपको ऐसे स्क्वायर के अंदर डॉट नहीं मिलेगा, क्यों? क्योंकि एक्स लिंक में कभी भी मेल कैरियर नहीं होते, एक्स लिंक रिसेसिव में कैरियर केवल फीमेल होती है। तो यहाँ पे बच्चों कभी भी आपको इस तरह का सिंबल देखने को नहीं मिलेगा। अब बच्चों इस तरह से यहाँ पर ऐसे डायगोनल टाइप का इस तरह का बना दिया जाए तो ये इंडिकेट करता है सेक्स अनस्पेसिफाइड। सेक्स अनस्पेसिफाइड मतलब इसमें ये पता नहीं कि कितने मेल है कितने फीमेल है, हमें नहीं पता। इसमें और अच्छे से लिखे तो सेम इस तरह का सिंबल बनाया और बीच में 5 लिख दिया, तो ये इंडिकेट करता है 5 नॉर्मल ऑफस्प्रिंग। 5 बच्चे हैं, पांचों के पांचों नॉर्मल है, लेकिन मुझे बताओ इसमें मेल कितने फीमेल कितने, ये पता नहीं है। इस तरह के सिंबल का यूज तब करते हैं जब किसी पेडिग्री को शॉर्ट बनाना है। मान लीजिए बच्चों ये पेरेंट्स है और इनके सपोज करिए 10 बच्चे हुए। अब 10 बच्चे तो हमें यहाँ पे ऐसे 10 बनाने पड़ेंगे, तो बड़ी सी पेडिग्री बनेगी। तो कई बार पेडिग्री को शॉर्ट बनाना है तो उसको लिए ऐसा लिखो और बीच में 10 बना दो। तो बताइए इससे क्या समझा, 10 नॉर्मल ऑफस्प्रिंग। लेकिन मुझे बताओ इसमें मेल कितने, नहीं पता, फीमेल कितना नहीं पता। ये बस पेडिग्री को छोटा करने का एक तरीका है। तो कभी कभी पेडिग्री को छोटा करने के लिए हम इस तरह के सिंबल यहाँ पे यूज करते हैं। यहाँ पे बच्चों अगला सिंबल हमने यूज किया और उसमें ऐसे सर्कल बनाया या स्क्वायर बनाया, लेकिन उसे ऐसे क्रॉस कर दिया। अगर ऐसे क्रॉस कर दिया जाए तो ये डेथ। अब ये डेथ किसी भी वजह से हो सकती है, फैमिली में किसी पर्सन की डेथ होगी तो उसे इस तरह से इंडिकेट किया जाए। अब बच्चों यहाँ पर ऐसे बनाया और नीचे से ऐसे डार्क किया, बस इतना सा पार्ट, और नीचे से डार्क कर दिया जाए तो ये इंडिकेट करता है स्टिल बर्थ। स्टिल बर्थ या एबर्शन या डेथ ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज। डेथ ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज, एम्ब्रियोनिक स्टेज में डेथ हो जाए तो उसके लिए इस तरह का सिंबल यूज किया जाता है। या तो ये पैदा नहीं हुए या एबर्शन हो गया है या फिर एम्ब्रियोनिक स्टेज में डेथ हो जाए तो इस तरह के सिंबल का हम यहाँ पे यूज करते हैं। अगर बच्चों ऐसे ही सर्कल बना लो दो और उनको ऐसे लाइनों से कनेक्ट कर दीजिए, या ऐसे दो स्क्वायर बना लो और सेम इसी तरह से लाइनों से कनेक्ट कर दिया जाए, तो ये इंडिकेट करता है मोनोजाइगोटिक ट्विंस को।
ये मोनोजाइगोटिक ट्विंस को रिप्रेजेंट करता है, ये मोनोजाइगोटिक ट्विंस के लिए होता है। सेम इसी तरह का बना लिया जाए, दोनों सर्कल है और इस तरह से जुड़े हैं, दोनों स्क्वायर हैं इसी तरह से जुड़े हैं, एक सर्कल है एक स्क्वायर है तो इस तरह से जुड़े। अब इसमें डिफरेंस ये कि यहाँ पर ये ऐसे लाइन से जुड़े होते हैं, यहाँ ये जुड़े हुए, ये जो इंडिकेट करता है ये इंडिकेट करेगा डायजाइगोटिक ट्विंस, ये डायजाइगोटिक ट्विंस को रिप्रेजेंट करता है, या इसी को ही फ्रेटर्नल ट्विंस के नाम से जानते हैं। फ्रेटर्नल ट्विंस, डायजाइगोटिक कहने का मतलब ये होता है कि इसमें 2 बार फर्टिलाइजेशन हुआ, 2 जाइगोट बने, 2 बार फर्टिलाइजेशन हुआ। मोनोजाइगोट में फर्टिलाइजेशन केवल एक ही बार हुआ, जाइगोट भी एक ही बना, बस वो जाइगोट टूट गया, तो जाइगोट के क्लीवेज की वजह से बच्चों 2 ट्विंस बन गए। ये दोनों डिफरेंस होता है, इन दोनों सिंबल में डिफरेंस समझ आ रहा है। यहाँ पर ऐसे लाइन से कनेक्ट है लेकिन यहाँ लाइन से कनेक्ट नहीं। अगर बच्चों ऐसे सर्कल बना ले, स्क्वायर बना ले और उसको ऐसे एक लाइन से अटैच कर दिया जाए तो ये इंडिकेट करता है कि इनकी शादी हो गई है, मैरिज। ये बच्चों मैरिज को इंडिकेट करता है। सेम इसी तरह से यहां पर ऐसे सर्कल स्क्वायर बना लो लेकिन इस बार एक नहीं 2 लाइनों से अटैच करो, तो 2 लाइनों से इंडिकेट किया जाए तो ये बताएगा कॉन्सेंग्यूनियस मैरिज। कॉन्सेंग्यूनियस मैरिज, कॉन्सेंग्यूनियस मैरिज का मतलब होता है मैरिज बिटवीन क्लोज रिलेटिव, मतलब रिलेटिव्स में ही शादियां कर दी जाए तो उसके लिए बच्चों इस तरह के सिंबल यूज किए जाते हैं। रिलेटिव्स में शादी होना ये कॉन्सेंग्यूनियस मैरिज का रिप्रेजेंटेशन। अब बच्चों यहाँ पर 2 लाइन से अटैच किया, इसका मतलब ये नहीं कि दो बार शादी हो गई है ना, शादी तो यहाँ पर एक ही बार हुई है, बस ये क्लोज रिलेटिव में शादी हो जाए तो उसके लिए इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये डबल शादी को रिप्रेजेंट नहीं करता। इनमें से बच्चों ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, एक बार बच्चों ऐसे पूछा गया था कि ये सिंबल किसको रिप्रेजेंट करता है, तो कभी कभी तो एग्जाम में ये सिंबल ही आ जाता है। पेडिग्री एनालिसिस से क्वेश्चन सिंबल बेस्ड किया, अभी बच्चों 3-4 साल से पेडिग्री का कोई क्वेश्चन नहीं आया है, अभी अभी नहीं आया, तो इस बार आने के चांस काफी ज्यादा है, तो पूछे जा सकते हैं। तो एक तो सिंबल बेस्ड क्वेश्चन बनता है, पेडिग्री सोल्व करते टाइम तो इन 4 सिंबल से काम हो जाएगा, इन 4 से काम हो जाएगा, लेकिन हमें आने सारे चाहिए तो कभी कभी वो सिंबल ही पूछ लेते हैं। आपके एनसीईआरटी में बना भी रखें तो याद भी रखिएगा। हम बच्चों पेडिग्री में जो डिजीज हम समझने वाले हैं ये टोटल 6 टाइप की डिजीज होती है, 6 डिजीज हम समझेंगे। इन 6 डिजीज में एक होता है ऑटोसोमल रिसेसिव, ऑटोसोमल डोमिनेंट, एक्स लिंक्ड रिसेसिव, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, वाई लिंक्ड और साइटोप्लाज्मिक। तो टोटल 6 डिजीज होती हैं जिसको हम पेडिग्री एनालिसिस से समझते हैं। इसमें सबसे पहला केस मैं आपके सामने लेता हूं और वो है ऑटोसोमल। सबसे फर्स्ट केस ऑटोसोमल। अगर बच्चों हम ऑटोसोमल की बात करें तो ऑटोसोमल में भी 2 तरह के केसेस बनते हैं। इसमें एक बनता है AR और एक बनता है AD। AR का फुल फॉर्म ऑटोसोमल रिसेसिव, ऑटोसोमल डोमिनेंट। तो एक ऑटोसोमल रिसेसिव है, ऑटोसोमल डोमिनेंट। अच्छा, इनकी जीनोटाइप ऐसे मैं कई बार लिखवा चुका हूं, एक बार फिर से प्रैक्टिस के लिए बता देता हूं। रिसेसिव है तो बताओ कैपिटल ए और स्मॉल ए में से कौन डिजीज करेगा? स्मॉल ए, ये स्मॉल ए यहां पर डिजीज करेगा, यानी कैपिटल ए अलील यहां नॉर्मल होगा। ऑटोसोम मुझे बताओ मेल और फीमेल में अलग होते हैं सेम? अरे ऑटोसोम 1 से लेकर 22 तक हम बात करें तो 1 से लेकर 22 क्या फीमेल में भी तो वही है? अरे ऑटोसोम तो सेम ही है। अब यहाँ पर मेल और फीमेल में जब आप जीनोटाइप लिखोगे तो सेम लिखोगे। 3 तरह के जीनोटाइप बन सकते हैं, कैपिटल ए कैपिटल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, स्मॉल ए स्मॉल ए। आप बताओ बच्चों यहाँ पे पर्सन नॉर्मल अफेक्टेड, अरे तो आना चाहिए अब तो नॉर्मल। बताओ ये नॉर्मल बट कैरियर, इनको बच्चों हम कैरियर कहते हैं। और ये बताइए अफेक्टेड, यहाँ ये अफेक्टेड होगा। अच्छा अफेक्टेड क्या केवल होमोजाइगस में हुआ? ओनली होमोजाइगस में डिजीज हो तो इसका मतलब वो रिसेसिव है, ऐसे भी समझ सकते हैं। अब बच्चों यहाँ पर ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज के कुछ एग्जांपल जो आप लोगों को मुझे बताना है। कुछ एग्जांपल मैं आपको समझा भी चुका हूं, सिकल सेल अनीमिया, तो ये साथ लिखते हैं, एग्जांपल इंपॉर्टेंट। ऑटोसोमल रिसेसिव का पहला एग्जांपल सिकल सेल एनीमिया, फिनाइल कीटोन्यूरिया, न्यूरिया। इसी तरह से एल कैप्टोन्यूरिया और एल्बिनिज्म, एल्बिनिज्म भी इसी में आता है, और थैलेसीमिया, थैलेसीमिया और सिस्टिक फाइब्रोसिस। आपके एनसीईआरटी में नाम भी लिखा है सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिस्टिक फाइब्रोसिस। ये सारे डिजीज ऑटोसोमल रिसेसिव है। ऑटोसोमल रिसेसिव ये डिजीज के नाम ध्यान रखना, कभी कभी तो एग्जाम में एक लाइन का क्वेश्चन आएगा,
पूछा जाएगा सिस्टिक फाइब्रोसिस कौन सी डिजीज है, ऑटोसोमल रिसेसिव, फिनाइलकीटोनुरिया। और इनमें से कोई भी डिजीज आपके क्वेश्चन में दे दी जाए, आपको इन्हीं जीनोटाइप का यूज करना है, सबके लिए कॉमन बात। कोई भी ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज सबके लिए, फिनाइलकीटोनुरिया लिख दे तब भी आपको इसे सोल्व करना है, किसी से भी। ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल डोमिनेंट में अब आप खुद लिखोगे, मैं नहीं समझाऊंगा, अब तो दिमाग लगाना ना चाहिए। ऑटोसोमल डोमिनेंट में मुझे बताओ, कैपिटल ए है, स्मॉल ए है, बताओ कौन डिजीज करेगा? कैपिटल ए अलील यहां डिजीज करेगा और स्मॉल ए अलील नॉर्मल। कोई जरूरी नहीं कि हमेशा स्मॉल ए ही रोक करे, स्मॉल ए नॉर्मल भी हो सकता है, कैपिटल ए से भी डिजीज हो सकती है, और कैपिटल ए से डिजीज हो तो उसको हम कहेंगे डोमिनेंट। इसमें बच्चों तीन तरह के केसेस यहां भी बनेंगे, कैपिटल ए कैपिटल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, स्मॉल ए स्मॉल ए। आप लोगों को यहां चेक करके बताना है कहां नॉर्मल कहां अफेक्टेड, बता दोगे? बताइए, ये कैपिटल ए डिजीज या अफेक्टेड, कैपिटल ए स्मॉल ए डिजीज या अफेक्टेड, और स्मॉल ए नॉर्मल। यहां उल्टा हो जाएगा, डोमिनेंट डिजीज में उल्टा हो जाता है, जो रिसेसिव में हम पढ़ते हैं डोमिनेंट में उल्टा। अच्छा, डोमिनेंट में सबसे पहले बताओ कैरियर कौन है? डोमिनेंट में कभी कैरियर नहीं होते, बिल्कुल ढंग से सुन लेना, डोमिनेंट में कभी कैरियर नहीं होती, कैरियर हमेशा रिसेसिव डिजीज में होते हैं, डोमिनेंट में कभी कैरियर होते हैं। अब यहां पर ऑटोसोमल डोमिनेंट, इनके एग्जांपल की बात करें, इनके एग्जांपल में कोई एग्जांपल बता सकते हो? हाँ, एक नाम बड़ा फेमस है, मायोटोनिक डिस्ट्रोफी। आपके एनसीईआरटी में नाम लिखा तो अच्छे से याद रखना है, मायोटोनिक डिस्ट्रोफी। और भी होते हैं हंटिंगटन कोरिया, हंटिंगटन कोरिया, और भी होते हैं जैसे पॉलीडेक्टाइली, पॉलीडेक्टाइली। ये बच्चों सारे डोमिनेंट डिजीज, ऑटोसोमल डोमिनेंट। ऑटोसोमल डोमिनेंट के आपके एनसीईआरटी में एक नाम लिखा है, लेकिन आप तीन नाम ध्यान रखिए, हंटिंगटन कोरिया भी इसी का एग्जांपल है, पॉलीडेक्टाइली भी इसी का एग्जांपल है। मैंने बच्चों एक इस तरह से छोटी सी पेडिग्री आपके सामने बना दी, और मैंने कहा ये पेडिग्री एल कैप्टोन्यूरिया की है। बताओ एल कैप्टोन्यूरिया मतलब ऑटोसोमल रिसेसिव, ये याद होना चाहिए, कौन सा? ऑटोसोमल रिसेसिव। अब बताइए, ये नॉर्मल मेल फीमेल, नॉर्मल, ये नॉर्मल, ये नॉर्मल फीमेल, ये अफेक्टेड मेल, ये सब जानते हो अच्छे से। अच्छा, यहां पर इसके आगे फर्स्ट सेकंड लिख दिया जाए तो ये रोमन नंबर में जो फर्स्ट सेकंड लिखा जाता है ये जनरेशन नंबर, ये बच्चों जनरेशन नंबर को इंडिकेट करता है। अब बच्चों यहां पर ये है, अब मुझे इसका जीनोटाइप लिखना, मेल है या फीमेल है? ऑटोसोमल रिसेसिव है तो क्या फीमेल है तो एक्स 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 वाई लिखें? हाँ, ये गलती बिल्कुल नहीं करना, सबसे ज्यादा बच्चे इसी जगह गलती करते हैं, वो यहां पर देखते हैं नॉर्मल फीमेल नॉर्मल मेल, मजा आ गया, और एक्स 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 वाई पुट कर देते, यही सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। क्या केस ऑटोसोम का है तो एक्स 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 वाई का यूज नहीं करना है। अभी मैं आपको इसे क्वेश्चन दूंगा, ये नहीं लिखना है, अभी मैं क्वेश्चन दूंगा, जब मैं आपको क्वेश्चन दूं, अगर ऑटोसोम का केस है और किसी ने एक्स 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 वाई से किया चाटा, हाँ उसके तो जड़ा पड़ेगा, हाँ ये गलती तो करना ही नहीं है। यहाँ पे बच्चों अगर ये ऑटोसोमल रिसेसिव है तो क्या इनका यूज करें? अच्छे से बोलना, अरे ये तो डोमिनेंट है, क्या इनका यूज करेंगे? बताओ नॉर्मल के कितने जीनोटाइप है? कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए स्मॉल है, तो ये नॉर्मल दिख रहा है तो यहाँ पर ये कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए स्मॉल है, हम चेक करेंगे कौन सा सही है। ये बताओ नॉर्मल अफेक्टेड, नॉर्मल तो कैपिटल ए कैपिटल ए स्मॉल, अरे नॉर्मल के लिए दोनों में से कुछ भी लिख सकते। बताओ ये अफेक्टेड है, बोलो स्मॉल है स्मॉल है। अब ये दोनों स्मॉल है, क्या मदर से आते हैं? दोनों फादर से। बताओ दो अलील में से एक मदर से, क्या मदर के पास स्मॉल ए होगा तभी तो आएगा? ये नहीं हो सकता, एक स्मॉल ए फादर से, तो यहाँ पे भी स्मॉल ए होना चाहिए, ये नहीं हो सकता। तो इस तरह से हम डिसाइड करेंगे कौन सा सही। अच्छा, ये नॉर्मल अफेक्टेड, बताओ इसके जीनोटाइप कैपिटल ए स्मॉल, कौन सा सही है? हाँ, दोनों सही है, बिल्कुल दोनों सही है। हो सकता है बच्चों यहां से कैपिटल ए, यहां से कैपिटल ए आ जाए, या हो सकता है कैपिटल ए यहां से आ जाए, इधर से स्मॉल ए वाला आ जाए, चांस तो बराबर ही है। तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हम कहेंगे दोनों ही करेक्ट, दोनों ही सही है। अब कई बच्चे खतरनाक सोचते हैं, वो सोचते हैं कि सर ये स्मॉल तो इधर चला गया तो इधर स्मॉल कैसे आ सकता है? हाँ, ये स्मॉल इधर चला गया, इधर कैसे आया? अरे यहाँ पर कुछ भी हो सकता है,
ये तो बच्चों पहला बच्चा है, तो पहले बच्चे में इन जीनोटाइप में से कुछ भी आ सकता है, दूसरे बच्चे में भी इन जीनोटाइप में से कुछ भी आ सकता है। मैं यहाँ पर 3 नहीं 4 नहीं कितने भी बच्चे बना सकता हूँ। कहता हूँ ना मैं, पुराने जमाने में 10-10 बच्चे होते थे, तो ऐसे तो यहाँ 4 अलीली, फिर सब कहाँ जाए? अरे हाँ, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर अरे पहला बच्चा हो तो इनके क्रॉस से कुछ भी चांस आ सकता है, दूसरे बच्चे में इनके क्रॉस से फिर कुछ भी आ सकता है, तो ये यहाँ पर कुछ भी मिल सकते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन अभी हम सोल्व करेंगे, उस टाइम सबका आंसर आना चाहिए। ये तो हुआ ऑटोसोमल। अगले नंबर पे लेता हूं और वो है एक्स लिंक्ड। एक्स लिंक में भी दो तरह के हैं, उसमें सबसे पहले एक्स आर और एक्स डी। एक्स लिंक में दो केस होते हैं, एक्स लिंक रिसेसिव और यहां पर अगला आता है एक्स लिंक डोमिनेंट। एक्स आर एक्स डी, एक्स लिंक रिसेसिव, एक्स लिंक डोमिनेंट। अब यहां पर बच्चों एक्स लिंक है तो इसमें एक्स प्लस और एक्स ए। अच्छे से मुझे बताओ कौन सा अलील प्रॉब्लम करेगा? नहीं, डिजीज कौन सा करेगा? रिसेसिव वाला। तो बताओ एक्स प्लस या एक्स ए? एक्स से ये बच्चों यहां पर करेगा डिजीज, तो बताओ एक्स प्लस नॉर्मल। अब यहां पर मेल और फीमेल में जीनोटाइप अलग अलग लिखे, क्योंकि बच्चों फीमेल में तो एक्स एक्स क्रोमोसोम है, जबकि मेल में एक्स वाई है, तो अलग अलग एक्स क्रोमोसोम है, तो हम अलग अलग लिखेंगे। यहाँ पर फीमेल में 3 चॉइस है। अब फटाफट सबको लिखना, फटाफट लिखते जाना, मैं नहीं बताऊंगा, ये बस प्रैक्टिस के लिए। एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स ए एक्स ए एक्स ए एक्स ए। कहाँ नॉर्मल कहाँ अफेक्टेड लिख सकते हो? बताओ। यहाँ नॉर्मल, यहाँ नॉर्मल बट कैरियर, और इसी के लिए बच्चों वो सिंबल है सर्कल बना के बीच में डॉट बना। अरे एक्स इन कैरियर के ये तो है। बताओ एक्स एक्स से अफेक्टेड, यहां अफेक्टेड हो जाएगा। मेल में दो चॉइस है, एक्स प्लस वाई एक्स ए वाई। अब यहां पर आपको बताना, प्लस वाला तो हो जाएगा नॉर्मल और ए वाला हो जाएगा अफेक्टेड। इन डिजीज के एग्जाम्पल बता सकते हो? हाँ बताओ कौन कौन? कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, G6PD, DMD, कुछ याद है? वो सारे एक्स लिंक्ड डिसीज, तो मैं लिखवा नहीं रहा हूं, वो मैं आपको पहले बता चुका हूं। एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, एक्स प्लस एक्स ए, बताओ कौन डिजीज करेगा? एक्स प्लस यहां करेगा डिजीज और एक्स ए अलील हो जाएगा नॉर्मल। एक्स प्लस से डिजीज होगी, एक्स से नॉर्मल होगा। अब बच्चों यहां पर फीमेल और मेल में अलग अलग जीनोटाइप लिखेंगे। फीमेल में यहाँ 3 चॉइस है, एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स ए एक्स ए एक्स ए। आपको लिखना है कहाँ नॉर्मल कहाँ पे। हमने कभी बच्चों डोमिनेंट के जीनोटाइप नहीं लिखे, तो एक बार प्रैक्टिस लिख जरूर लेना। बताओ एक्स प्लस बोलो, अफेक्टेड, वेरी गुड, बोलो अफेक्टेड, बोलो नॉर्मल। अच्छा यहाँ पर अफेक्टेड और ये नॉर्मल। सबसे पहले बताओ मुझे यहाँ पर कैरियर कौन दिखा? कोई नहीं, कैरियर होते ही नहीं है, डोमिनेंट में कभी कैरियर नहीं होते। कैरियर हमेशा रिसेसिव डिजीज में रखे जाते हैं, डोमिनेंट में कभी कैरियर नहीं मिले। अच्छा यहाँ पर रिसेसिव में मेल कैरियर या फीमेल? फीमेल। अरे फीमेल है, मेल में तो कैरियर है ही नहीं, तो यहाँ पर रिसेसिव में ही कैरियर मिलेगी और वो भी केवल फीमेल मिलेगी, मेल कभी नहीं। यहाँ बच्चों आपको समझाने के लिए ये मैंने एक पेडिग्री ड्रॉ की, आपको बनाना नहीं है, बस सिखाने के लिए। ये बच्चों मैंने इस तरह की एक पेडिग्री शो कर दिया आपके सामने, और मैंने कहा ये जो पेडिग्री है ये कलर ब्लाइंडनेस की। बताओ कलर ब्लाइंडनेस मतलब एक्स लिंक्ड रिसेसिव, और मैंने कहा बच्चों इनके जीनोटाइप लिखो, लिख सकते हो? अब इनके जीनोटाइप में सबसे पहले एक्स 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 वाई यूज करना या नहीं करना, क्योंकि एक्स लिंक्ड है तो यूज करना है। अब बताओ ये मेल अफेक्टेड नॉर्मल, अफेक्टेड मेल का जीनोटाइप बोलो एक्स ए वाई। अच्छा ये फीमेल अफेक्टेड, फीमेल अफेक्टेड एक्स ए मेल बताओ नॉर्मल एक्स प्लस वाई। बताइए ये अफेक्टेड नॉर्मल, नॉर्मल जीनोटाइप दो हो सकते हैं, एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स ए। भाई नॉर्मल है तो ये दो जीनोटाइप हो सकते हैं, कौन सा सही है कुछ पता है? हाँ बताओ, ये एक एक्स से तो यहां से आ गया, तो क्या दूसरा एक्स से यहां से तो आएगा? तो ये होना चाहिए तभी अफेक्टेड हो पाएगी, तो ये नहीं हो सकता।
ये बच्चों हो नहीं सकता। तो इस तरह से हम इनको सॉल्व करेंगे। अभी हम ऐसे क्वेश्चन करने वाले हैं बस थोड़ी सी देर में। इस तरह के मैं क्वेश्चन दूंगा, कर लोगे ना सभी अच्छे से? अगला केस देते हैं और वो है एक्स लिंक के बाद अगला वाई लिंक। वाई लिंक, वाई लिंक में बस एक लाइन लिख दो, ओनली मेल अफेक्टेड। वाई लिंक ओनली मेल अफेक्टेड। अगर किसी पेडिग्री में ओनली मेल मेल ही अफेक्ट है, एक भी फीमेल अफेक्ट नहीं है, सारे के सारे मेल मेल अफेक्ट है, तो ये वाई लिंक हो सकता है। इन वाई लिंक का एक पेडिग्री वहां पे आप समझने के लिए बना लीजिएगा। इस पेडिग्री में आप जरा ध्यान से देखिएगा, बताइए कौन अफेक्ट है? मेल। क्या कोई फीमेल अफेक्ट दिख रही है? सारे के सारे फीमेल, मेल 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 ही अफेक्ट है। मेल कब अफेक्ट हो सकते हैं? जब किस क्रोमोसोम में गड़बड़ हो। तो वाई क्रोमोसोम में मिस्टेक है, तभी तो मेल मेल में गया, और सारे के सारे मेल मेल ही अफेक्ट दिख रहे। तो ये पेडिग्री वाई लिंक। वाई लिंक में बस ओनली मेल अफेक्ट है। अगला केस लेते हैं, साइटोप्लाज्मिक या मैटरनल। साइटोप्लाज्मिक या इसी को एक नाम हो मैटरनल। पहले तो बच्चों मुझे इतना सिखाइए, अगली जनरेशन में साइटोप्लाज्म किसका जाता है? क्या केवल मदर का जाता है? फादर का या मेल गैमेट का साइटोप्लाज्म अगली जनरेशन में नहीं जाता, क्योंकि होते ही बहुत कम। तो इसमें बच्चों मदर अफेक्ट है, तो अगली जनरेशन में जितने बच्चे होंगे सारे के सारे अफेक्ट। पहले इसमें लाइन लिख लो, साइटोप्लाज्म में इफ मदर अफेक्टेड, if mother affected, then all offspring, then all offspring should be affected. Then all offspring should be affected. जैसे इस पेडिग्री में ध्यान देखो, इन बच्चों के लिए क्या ये मदर है? देखो अच्छे से बताओ, मदर अफेक्ट, इनके कितने बच्चे हैं? 3 या 5? 3। अरे ये लाइन से जुड़े वही बच्चे होते, तो 1 2 3 बच्चे, क्या तीनों के तीनों अफेक्ट है? अच्छा, अब बच्चों इन बच्चों के लिए क्या ये मदर है? बताओ, मदर अफेक्ट तो कितने अफेक्ट हो गए? 2 बच्चे, दोनों के दोनों अफेक्ट है। इन बच्चों के लिए ये कौन है? फादर अफेक्ट है, तो कौन अफेक्ट है? कोई नहीं। मतलब इस डिग्री में आपने क्या नोटिस किया? मदर अफेक्ट तो सारे अफेक्ट, मदर अफेक्ट तो, और फादर अफेक्ट तो कोई नहीं। तो क्या ये केवल मदर से गड़बड़ हो रही है? और किसी डिजीज में केवल मदर मदर की वजह से डिजीज आ रही है, तो इसका मतलब वो साइटोप्लाज्मिक हो सकती है। तो साइटोप्लाज्म को ऐसे पहचान, वाइलिंग में कैसे पहचानोगे? ओनली मेल अफेक्ट है, और साइटोप्लाज्म में मदर अफेक्टेड देन ऑल शुड बी अफेक्टेड। एक डिग्री साइटोप्लाज्मिक की बना दो। अब बच्चों क्वेश्चन लिखिएगा। given pedigree, given pedigree show the inheritance of, given pedigree show the inheritance of sickle cell anemia.
show the inheritance of sickle cell anemia. What will be the genotype of all members? जितने भी मेंबर है सबका जीनोटाइप आपको लिखना है। आगे आंसर बताइए। सिकल सेल अनीमिया कौन सी डिजीज? ऑटोसोमल रिसेसिव में जीनोटाइप याद है सबको? कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल। बताओ ये दोनों नॉर्मल और ये वाला अफेक्टेड। अब इसमें जितने भी अफेक्टेड है क्या उनके जीनोटाइप पता है? अफेक्टेड है मतलब श्योर है कि ये स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए यही होंगे। जितने भी अफेक्ट है उनका जीनोटाइप तो फिक्स है, स्मॉल ए स्मॉल ए। अब जो नॉर्मल है उनके दो जीनोटाइप हो सकते हैं। नॉर्मल वाले का जीनोटाइप या तो कैपिटल ए या कैपिटल ए स्मॉल है। यहाँ पर भी कैपिटल ए या कैपिटल ए स्मॉल है। अब मुझे बताओ इन दोनों में से कौन सा सही है? क्या कोई हिंट पता चल रही है? बताओ स्मॉल है तो क्या एक मदर से आएगा एक फादर से आएगा? तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, क्योंकि यहां से एक स्मॉल यहाँ पहुंचेगा, यहां से एक स्मॉल यहाँ पहुंचेगा। क्लियर? अब बच्चों यहाँ पर ये नॉर्मल है तो दो जीनोटाइप है, कैपिटल ए स्मॉल है। क्या कोई समझ में आया कौन सा सही? कौन सा है? कैपिटल ए स्मॉल। बताओ यहाँ पर अफेक्टेड बच्चे आ रहे हैं, दो स्मॉल है तो एक यहां से आ गया, तो एक स्मॉल है तो यहीं से आएगा ना, तो ये नहीं हो सकता। अच्छा ये बच्चों यहाँ पर नॉर्मल है। अब इसके जीनोटाइप ए स्मॉल ए में से कौन सा सही? सोचो सोचो, क्या दोनों सही है? अरे यहां से एक स्मॉल है तो यहां आएगा ना, तो ये नहीं हो सकता। तो इसका जीनोटाइप क्या बनेगा? ए स्मॉल। समझ गए? कितने बच्चों का सही है देखें। कैसे इसको सोल्व करना है कुछ क्लियर हो बेटे? तो इस तरह से इन पेडिग्री को सोल्व करेंगे। ये अरे यहाँ एक स्मॉल स्मॉल कहां से आएगा? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए given pedigree show the given pedigree show the inheritance of given pedigree show the inheritance of color blindness. What will be the genotype of what will be the genotype of all members?
आगे आंसर। पेन चलाओ। कैपिटल 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 स्मॉल लिखा। आगे आंसर। तो बच्चों इस क्वेश्चन को आपने सोल्व किया होगा, बताइए ये एक्स लिंक रिसेसिव का केस है, कलर ब्लाइंडनेस एक्स लिंक रिसेसिव। इसमें x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स ए या एक्स कुछ भी आप लिख सकते हो। यहाँ पर इस केस में तो होगा अफेक्टेड और यहाँ हो जाएंगे नॉर्मल, ये नॉर्मल है। और मेल में x प्लस वाई होगा नॉर्मल और यहाँ एक्स ए वाई होगा अफेक्टेड। ये बच्चों इस तरह का कुछ जीनोटाइप होते हैं। अब यहाँ पर ये अफेक्टेड मेल है, बताओ जीनोटाइप एक्स सी वाई या एक्स ए वाई कुछ भी आप लिख सकते हो एक्स वाई। अच्छा ये नॉर्मल फीमेल है, बताओ दो चॉइस है एक्स प्लस और एक्स प्लस एक्स सी, या हाँ एक्स सी ले लेते हैं। कौन सा सही है हमें कुछ हिंट पता चलेगी। बताओ ये अफेक्टेड है, जीनोटाइप एक्स सी, क्या दोनों एक्स सी यहां से आएंगे। बताओ एक एक्स सी फादर से, एक एक्स सी यहाँ फादर से आएगा, दूसरा एक्स सी मदर, तो मदर के पास एक्स स्मॉल सी होना चाहिए, तो ये नहीं हो सकता। अच्छा ये बच्चों नॉर्मल अफेक्टेड, बोलो बोलो नॉर्मल, तो जीनोटाइप एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, कौन सा सही है। कैसे पता कि एक्स प्लस एक्स सी, फादर से एक्स सी क्या शोर डॉटर में आएगा आएगा, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अच्छा ये मेल अफेक्टेड नॉर्मल, जीनोटाइप बोलो एक्स प्लस वाई। अच्छा अफेक्टेड फीमेल एक्स सी, अफेक्टेड मेल एक्स सी वाई, नॉर्मल फीमेल एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स सी, कौन सा सही है कुछ समझ में आया। एक्स प्लस एक्स सी कैसे, यहां से एक नेक्स्ट सी यहां पहुंचेगा, तो ये हो ही नहीं सकता। कितने बच्चों का सही है, समझ गए कैसे सोल्व करना है। देखिए अगला क्वेश्चन, गिवन पेडिग्री, गिवन पेडिग्री show the inheritance of, given pedigree show the inheritance of myotonic dystrophy, myotonic dystrophy. What will be the, what will be the genotype of, what will be the genotype of all members.
आगे आंसर, मायोटोनिक डिस्ट्रोफी, बताइए कौन सी डिजीज है? ऑटोसोमल डोमिनेंट, कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल स्मॉल ए, बताओ इन दोनों में डिजीज या अफेक्टेड और ये नॉर्मल, मतलब इसमें जितने भी नॉर्मल है उनका जीनोटाइप बोला नॉर्मल वाले, स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल स्मॉल, जिनका एक है पहले वो लिख लिया करो, जो भी नॉर्मल है वो एक ही है तो वो लिख लिया। अच्छा यहाँ पर ये अफेक्टेड है तो दो चॉइस है, कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए स्मॉल ए, यहाँ पर भी कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए स्मॉल, कौन सा सही है कुछ समझ में आ रहा है? बताओ, अफेक्टेड का देखना है तो नॉर्मल में चेक कर लिया, उल्टा चेक करो, दोनों नॉर्मल है तो एक स्मॉल है यहाँ से आएगा एक स्मॉल है यहाँ से आएगा, तो ये नहीं हो सकता ये नहीं हो सकता, इतना समझ किया होगा। बताइए ये अफेक्टेड है जीनोटाइप, कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए स्मॉल, कौन सा सही है? दोनों चॉइस है कि यहां से हो सकता है दोनों साइड से कैपिटल ए आ जाए, या यहाँ से कैपिटल ए यहाँ से स्मॉल ए, कुछ भी आ सकता है। बताइए ये अफेक्टेड है जीनोटाइप, कैपिटल ए कैपिटल ए स्मॉल ए, कौन सा सही है? सोचो सोचो, कैपिटल ए स्मॉल, अरे यहाँ दो स्मॉल ए आ रहा है तो एक स्मॉल ए तो यहाँ से आएगा ही आएगा, क्या दोनों स्मॉल ए फादर से आएंगे? एक तो मदर से आना चाहिए, तो ये नहीं हो सकता। बताओ ये अफेक्टेड है तो कैपिटल ए कैपिटल ए स्मॉल ए, और एक स्मॉल ए यहाँ से आएगा तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता, समझ गए? तो ये बच्चों इस तरह का क्वेश्चन बनता है। अभी जो मैं आप लोग को ये क्वेश्चन सोल्व करा रहा था ये तो बहुत आसान, इसमें क्या हो रहा था कि मैं डिजीज का नाम ऑलरेडी दे रहा था कि ये डिजीज मायोटोनिक डिस्ट्रोफी की है, कलर ब्लाइंडनेस की है, और फिर आप इसको सोल्व कर रहे थे तो आपके लिए बहुत आसान। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब बच्चों क्या होगा कि ऐसे बच्चों आपके सामने एक पेडिग्री ड्रॉ करेंगे, चार ऑप्शन लिखेंगे AR AD XR XD, और आपसे फिर पूछेंगे कि ये ऑटोसोमल रिसेसिव की है, ऑटोसोमल डोमिनेंट की है, एक्स इन रिसेसिव की है, एक्स इन डोमिनेंट की है, वो बच्चों फिर मैं आपसे पूछूंगा। अब इसको सोल्व करना थोड़ा मुश्किल होता है, यही में दिक्कत आती है सबसे ज्यादा, ये सोल्व करना फिर भी आसान है, इसमें दिक्कत आती है। अब बच्चों इसको कैसे सोल्व करें? इसको सोल्व करने के तरीके वैसे बहुत होते हैं, उसमें एक तरीका ये होता है कि ऑटोसोमल रिसेसिव इसके सारे जीनोटाइप लगा के चेक करूं चेक हो रहे नहीं हो रहे, फिर ऑटोसोमल डोमिनेंट उसको अप्लाई करके देखूं, एक्स इन रिसेसिव उसको अप्लाई करके देखूं, ऐसे सारे जीनोटाइप अप्लाई कर करके देखिए। ऐसा करने से आंसर आ तो जाएगा, लेकिन उसमें एक तो टाइम ज्यादा लगता है और दूसरी गलती के चांस बहुत ज्यादा है। गलती इसलिए होती है क्योंकि आपके दिमाग में तो चल रहा होगा ऑटोसोमल रिसेसिव और जीनोटाइप लगाओगे एक्स इन रिसेसिव। हाँ, यहाँ सबसे ज्यादा गलती यही होती है कि सोच कुछ रहे हैं जीनोटाइप किसी और के लिख रहे हैं, तो इसमें बच्चों आंसर आ जाता है लेकिन गलती के चांस मैक्सिमम है। मैं आपको अब इन्हीं पेडिग्री को कुछ ट्रिक से समझाऊंगा, कुछ स्टेप से समझाऊंगा। पेडिग्री एनालिसिस की मैं आप लोग को 4 स्टेप लिखवाने वाला हूँ, बस वो 4 स्टेप आप फॉलो करो, उससे आपको हर पेडिग्री का आंसर मिल जाएगा। सबसे ज्यादा गड़बड़ कब होती है? जब एक पेडिग्री के एक से ज्यादा आंसर, जैसे ये पेडिग्री इसके 2 आंसर सही है, बिल्कुल 2 आंसर सही, हो सकता है और भी ज्यादा हो, तो एक पेडिग्री के एक से ज्यादा आंसर होते हैं, वहीं पे जाके मिस्टेक होती है, वहां जाके बच्चे सबसे ज्यादा गड़बड़ करते हैं। पेडिग्री को सोल्व करने का सबसे बढ़िया तरीका है रिजेक्शन। रिजेक्शन मतलब कि हाँ ये इसको शो नहीं कर रही है, ये इसको शो नहीं कर रही है, क्रॉस करें कि ये एक्स रिसेसिव को शो नहीं कर रही है, एक्स डोमिनेंट को शो नहीं कर रही है। कैसे वो रिजेक्ट किया जाता है, वो रिजेक्शन का तरीका मैं आपको समझाता हूँ। तो इसमें कुछ स्टेप्स हम सीखेंगे। पहली स्टेप लिखिएगा, स्टेप 1। 4 स्टेप है, लिखने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन इसको अप्लाई करा दूंगा ना उसके बाद तो लगेगा बहुत आसान है। इसमें बच्चों सबसे पहले स्टेप 1, इफ both parents are normal, if both parents are normal and any one child, if both parents are normal and any one child affected, then AD and XD do not possible. डोमिनेंट कभी नहीं हो सकता। अगर किसी पेडिग्री में इतनी सी लाइन दिख गई ना, उसी टाइम आप डोमिनेंट के ऑप्शन उड़ा देना। मैं भी सिखाऊंगा कैसे अप्लाई करना है, अभी तो लिख लो। स्टेप 2, if both parents are affected, both parents are affected and any one child normal, then AR and XR do not possible.
रिसेसिव पॉसिबल नहीं होगा। मतलब ऊपर वाले केस में डोमिनेंट पूरा देंगे, नीचे वाले केस में रिसेसिव पूरा देंगे। ये बस लिखा है, अभी मैं सीख दूंगा, ये याद करने की जरूरत नहीं है। याद आपको दो जगह करना है, बस ये याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ये तो बस लिखने के लिए कि भूल जाओ तो। इफ स्टेप 1 एंड 2 डू नॉट अप्लाई, डिग्री बच्चों बहुत बनती है। जरूरी नहीं कि आपको हमेशा ये देखने को मिले, कभी ये नहीं दिखेगा, कभी ये नहीं दिखेगा, कभी दोनों ही नहीं दिखेगा। डिग्री तो मैं आपके सामने अभी बहुत सारी बना दूंगा। अगर ये दोनों ना दिखे, स्टेप 1 2 नहीं दिख रही है, डू नॉट अप्लाई है, देन ए आर एंड ए डी पॉसिबल। फिर हम पॉसिबल करेंगे। पहले हमने नॉट पॉसिबल पे ध्यान दिया, यहां पर बच्चों नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, लेकिन यहां पर मैंने क्या कहा, पॉसिबल हो जाएगा, फिर तो हो जाएगा। इसमें सारे ऑटोसोमल केस खत्म हो जाएंगे। अभी मैं आपको सिखाऊंगा कैसे यूज करना है। इतना से देखते सारे ऑटोसोमल, जितने भी ऑटोसोमल केसेस सब खत्म हो गए, ऑटोसोम खत्म। बस आपको बस एक्सआर और एक्सटी दो को चेक करना होगा। अगली स्टेप आती है स्टेप थर्ड, XR does not possible। एक्स इन रिसेसिव कब पॉसिबल नहीं होता, मैंने एक बार आप लोग को ये पहले भी समझाया, एक बार फिर से बात करते हैं। एक्स इन रिसेसिव मैंने आपको पहले बताया था, फादर नॉर्मल हो और डॉटर अफेक्ट हो। जैसे मान लीजिए कलर ब्लाइंडनेस, जरा सोच के अप्लाई करके बताना, कलर ब्लाइंडनेस बताओ, फादर नॉर्मल है, फादर नॉर्मल है, जीनोटाइप बोलो, एक्स प्लस वाई, अरे यही तो होगा। बताइए इनकी जो डॉटर होगी, क्या डॉटर में यहां से प्लस आएगा? तो बताओ, जैसे दूसरा कुछ भी आए, मदर से कुछ भी आए, जैसे प्लस आया तो ये तो नॉर्मली होनी चाहिए। बताओ फादर नॉर्मल तो एक्स इन रिसेसिव होगा। अरे एक्स इन रिसेसिव में ऐसा होगा, लेकिन अगर ऐसा दिख जाए फादर तो नॉर्मल हो, फादर नॉर्मल हो एंड डॉटर अफेक्टेड हो, अच्छा ऐसा दिख जाए तो क्या सोचोगे, एक्स इन रिसेसिव नहीं होगा, क्योंकि तो एक्स इन रिसेसिव में तो फादर नॉर्मल तो डॉटर भी नॉर्मल होना चाहिए, तो एक्स इन रिसेसिव इस केस में नहीं हो सकता। अब मदर के रिस्पेक्ट में भी सोच लो, मैंने आपको पहले भी बताया, एक बार फिर से बताता हूं, मदर अगर कलर ब्लाइंड है, अफेक्ट है, बताओ जीनोटाइप एक्सी, तो मैं नहीं बताऊंगा सन कैसा होगा। बताओ क्या यहां से एक ने एक्सी आएगा? तो बताओ सन भी तो अफेक्टेड होगा। बताओ मदर अफेक्टेड तो, अच्छा मदर अफेक्टेड और सन नॉर्मल हो जाए तो एक्स इन रिसेसिव नहीं हो सकता। तो एक्स इन रिसेसिव एक केस में और भी नहीं हो सकता, मदर अफेक्टेड एंड सन नॉर्मल, मदर अफेक्टेड सन नॉर्मल तब भी नहीं हो सकता। बस ये दो केस आपको याद ही कर लेना ज्यादा अच्छा। वैसे ऐसे समझ में आ जाता है, लेकिन वो अप्लाई करोगे बहुत टाइम लगता है, इससे अच्छा तो इनको याद कर लो, ज्यादा बढ़िया। एक बार मैं फिर पूछता हूँ, एक्स इन रिसेसिव कितने केस में नहीं होता? एक बार सभी बोलेंगे, फादर डॉटर, तो एक्स इन रिसेसिव नहीं होगा। एक और कब नहीं हो सकता, मदर अफेक्टेड सन नॉट, हमेशा क्रिसक्रॉस चेक करना है। क्रिसक्रॉस मतलब अपोजिट सेक्स, फादर है तो डॉटर में और मदर है तो सन में, क्रिसक्रॉस चेक करेंगे। एक बार फिर बोलता हूं मैं आपसे, फादर नॉर्मल डॉटर अफेक्टेड, तो एक्स इन रिसेसिव नहीं हो सकता। एक और बोलो, मदर अफेक्टेड और सन नॉर्मल हो तब भी एक्स इन रिसेसिव। अच्छा ऐसा ना दिखे तो फिर तो होगा। अरे ऐसा नहीं होगा तब तो हम कहेंगे एक्स इन रिसेसिव नहीं होता, लेकिन ऐसा ना दिखे तब तो हम कहेंगे इफ स्टेप थर्ड डज नॉट अप्लाई, अगर ये अप्लाई ना हो देन फिर एक्सआर पॉसिबल करेंगे। ऐसा दिख जाए तो नहीं होगा, लेकिन ऐसा ना दिखे तो फिर पॉसिबल करते हैं। अभी मैं सिखा दूंगा अप्लाई करना। एक लास्ट स्टेप और बचती है, स्टेप 4, एक्स डी डज नॉट पॉसिबल। एक्स लिंक डोमिनेंट कब कब नहीं हो सकता, वही सेम दो केस, जो यहां लिखा उसका उल्टा लिखना है। बस इतना करना है, यहां फादर को नॉर्मल लिखा था तो यहां अफेक्टेड लिखेंगे, फादर अफेक्टेड एंड डॉटर नॉर्मल हो, फादर अफेक्टेड एंड डॉटर नॉर्मल हो, या फिर मदर नॉर्मल एंड सन अफेक्टेड हो। ये दिख जाए या ये दिख जाए, दोनों में से डिग्री में कुछ भी दिख जाए तो एक्सिंग डोमिनेंट हो ही नहीं सकता। अगर ऐसा ना दिखे, इफ स्टेप 4 डज नॉट अप्लाई, अगर ये अप्लाई ना हो देन
XD पॉसिबल। अब थोड़ी देर इसको ध्यान समझने की कोशिश करो। इतना सारा कुछ याद नहीं करना है, याद बस ये और ये करना, बस इतना सा तो याद करना है। किसी भी तरह सोल्व करो, ये तो पता होना ही चाहिए कि कब कब नहीं होता। अब इसको समझने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर आपके सामने 3 केस बना सकते हैं। पेडिग्री में 3 ही तरह के पॉसिबल पेरेंट हो सकते हैं, या तो दोनों पेरेंट नॉर्मल हो, या दोनों पेरेंट अफेक्टेड हो, दोनों पेरेंट अफेक्टेड हो, या एक नॉर्मल एक अफेक्ट। अच्छा, इसके अलावा और क्या चॉइस हो सकती है? या तो दोनों पेरेंट अरे नॉर्मल मिल सकते हैं, या दोनों अफेक्टेड मिल सकते हैं, या एक नॉर्मल एक अफेक्ट। अरे इसके अलावा और क्या चॉइस हो सकती है? कुछ नहीं। अब बच्चों जब भी आप पेडिग्री सोल्व करो, बहुत अच्छे से सुन लेना सभी, क्योंकि पहले नहीं समझोगे तो समझ में नहीं आएगा आगे। जब भी आप पेडिग्री की शुरुआत करें तो सबसे पहले ये देखिए कि पेरेंट्स नॉर्मल है या नहीं। हमारी शुरुआत यहीं से होगी। दोनों पेरेंट को क्या देखना है? नॉर्मल। बच्चों को समझ भी नहीं आता कि पेडिग्री की शुरुआत कहां से करें। मैंने अब आपको शुरुआत करना सिखाया है। दोनों पेरेंट को हमेशा नॉर्मल देखेंगे। अगर दोनों पेरेंट नॉर्मल दिख जाए, बच्चा अफेक्टेड दिख जाए, तो उसी टाइम उस पेडिग्री में से डोमिनेंट ऑप्शन उड़ा देना। डोमिनेंट हो ही नहीं सकता। दोनों पेरेंट नॉर्मल हो, बच्चा अफेक्टेड हो, तो कभी भी डोमिनेंट नहीं हो सकता। जैसे पेडिग्री में इतना दिखा, आधी पेडिग्री सोल्व है। अरे देखते से आधी पेडिग्री वैसे आंसर आ जाता है। दोनों पेरेंट नॉर्मल, बच्चा अफेक्ट है, तो एक बार बोलो सभी, डोमिनेंट उड़ाना है। डोमिनेंट उड़ाने में देरी नहीं करना, उड़ाना है। बताइए उल्टा करें अब। दोनों कैसे? बोलो एक बार अच्छे से। बच्चा कैसा है? दोनों पेरेंट अफेक्टेड हो, बच्चा नॉर्मल हो, तो उस कंडीशन में रिसेसिव उड़ा देना है। उड़ा देंगे। AR XR को क्या कर देना है? उड़ा देना है। कब कब क्या उड़ाना है? गलती मत, उल्टा मत उड़ा देना है ना, एक बार फिर सुन लेना। हाँ। दोनों पेरेंट नॉर्मल, बच्चा अफेक्टेड, तो डोमिनेंट उड़ाना है। दोनों अफेक्टेड, बच्चा नॉर्मल, तो रिसेसिव उड़ा देना है। अरे बात समझ में? लेकिन अब यहां देखो, क्या दोनों नॉर्मल है? क्या दोनों अफेक्टेड है? हा? ना तो दोनों नॉर्मल है, ना दोनों अफेक्टेड। ऐसा हो सकता है? मतलब ना तो ये दिख रहा है, ना ये दिख रहा है। आपकी स्टेप 1 2 दोनों ही नहीं दिख रही है, तो फिर इस कंडीशन में उड़ा नहीं पाएंगे। हम कहेंगे AR AD ऑटोसोमल दोनों ही केस है। बस 3 बातें। दोनों नॉर्मल, बच्चा अफेक्ट, तो अच्छे से बोलो एक बार, तभी समझ आएगा। दोनों नॉर्मल, बच्चा अफेक्ट, तो डोमिनेंट उड़ाना है। दोनों अफेक्ट, बच्चा नॉर्मल, तो रिसेसिव उड़ाना है। लेकिन एक नॉर्मल एक अफेक्ट हो तो AR भी सही है और AD भी सही। अरे पेडिग्री के 2 आंसर आ जाएंगे, देखते ही 2 आंसर निकलेंगे आपको। कुछ भी जीनोटाइप नहीं लगाना। एक बार फिर पूछता हूं, बताइए। दोनों नॉर्मल, बच्चा अफेक्ट, बोलो डोमिनेंट उड़ाना है। बताओ, दोनों अफेक्ट, बच्चा नॉर्मल, रिसेसिव उड़ाना है। एक नॉर्मल एक अफेक्ट, दोनों हो सकते। कौन कौन? AR और AD। इतना समझ गए? चलिए अब मैं इनको यहां पर अप्लाई करना सिखाता हूं। यहां पर बच्चों मैंने आपके सामने एक पेडिग्री दी। अब इस पेडिग्री में पहले तो ये बताइए कितने पेरेंट है? 2। इन बच्चों के लिए क्या ये पेरेंट है? इन बच्चों के लिए क्या ये पेरेंट है? सबसे पहले पेरेंट को क्या देखना है? नॉर्मल। अब दोनों पेरेंट नॉर्मल दिखना चाहिए। क्या कहीं पर भी क्या दोनों पेरेंट नॉर्मल नजर आ रहे हैं? हाँ, एक जगह भी दिख गया, अपना काम हो गया। आप सोचोगे सर यहां नहीं दिखा, कोई बात नहीं, उससे मतलब नहीं। क्या एक भी जगह नॉर्मल दिख गए, मतलब अपना काम हो गया। दोनों पेरेंट कैसे हैं? बच्चा कैसा है? डोमिनेंट उड़ा दो, देरी नहीं करना, डोमिनेंट उड़ा दो। आधा सोल। अरे डोमिनेंट तो खत्म। अच्छा, अब इसमें ऑटोसोमल आंसर हमेशा आएगा। जो भी ऑटोसोम बचा वो आएगा ही आएगा। मैंने ऑटोसोम के जीनोटाइप लगा रखे हैं, आपको चेक नहीं करना, मैंने कर रखा है, आता है। तो ऑटोसोमल रिसेसिव आंसर निकलेगा निकलेगा। बस आपको XR कंफर्म करना है, XR। और XR कंफर्म करने के लिए बस यहां चले जाओ। बताओ कब नहीं होता? अभी हमने सीखा था, फादर नॉर्मल, डॉटर अफेयर। क्या कहीं दिख रहा है ऐसा? कहीं भी पूरी पेडिग्री में कहीं भी दिख रहा है क्या? जरूरी नहीं कि यहां पर, कहीं भी दिख रहा है क्या? बताओ, फादर कैसे हैं? ये नॉर्मल। क्या ये इनकी डॉटर है? अफेक्टेड है?
फादर नॉर्मल है, डॉटर अफेक्टेड है, तो एक्स आर नॉट पॉसिबल। आंसर इज ओनली ए आर। कोई जीनोटाइप नहीं लगाना है। अरे बात समझे ना बेटे, बहुत आसान तरीके। चलिए अगला केस लेते हैं। मैंने आपके सामने फिर एक पेडिग्री बनाई है। अब आपके सामने वही चार ऑप्शन। सबसे पहले दोनों पेरेंट को क्या नॉर्मल से शुरुआत करेंगे? बताइए पेरेंट कितने इसमें बताओ? दो। क्या दोनों नॉर्मल दिख रहे हैं? दोनों नॉर्मल दिख रहे हैं। अब देखो दोनों अफेक्टेड। अब अफेक्टेड देखेंगे, क्या दोनों नॉर्मल अफेक्टेड है? यहां है, मजा आ गया। दोनों अफेक्टेड है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। दोनों अफेक्टेड, बच्चा नॉर्मल भी देखना जरूरी है। दोनों अफेक्टेड और बच्चा, अब बोलो। चलिए रिसेस उड़ा देते हैं। उड़ाने में देरी नहीं करना है। जैसे इतना सा दिखे दोनों अफेक्ट पेडिग्री में दिखते मजा आ जाना चाहिए, हंस देना चाहिए। हाँ हाँ, कि दोनों अफेक्ट है और बच्चा कैसा है? नॉर्मल है। उसी टाइम रिसेसिव, कि हाँ इसका आंसर रिसेसिव तो हो ही नहीं सकता है भाई, रिसेसिव तो हो ही नहीं सकता। क्या एडी आंसर है? ऑटोसोमल तो आंसर निकलता है। अब केवल इसको चेक करना है, तो इसके लिए लास्ट में तो कहीं पूरा नहीं देखना है। कैसे चेक करोगे? फादर अफेक्टेड, डॉटर नॉर्मल, कहीं दिख रहा है? आप देखो, मैं बताऊंगा फिर। फादर अफेक्टेड, ये फादर अफेक्टेड है। बताओ डॉटर, फादर अफेक्टेड डॉटर नॉर्मल, तो एक्सडी नहीं हो सकता। आंसर इज ओनली एडी। अरे बात समझे ना? अच्छा ये, या फिर ये भी हो सकता, दोनों में से कोई एक चेक करते हैं। जरूरी नहीं कि दोनों चेक किया जाए। एक से भी रिजेक्ट तो रिजेक्ट। रिजेक्शन में ये फायदा होता है कि एक भी रिजेक्ट है तो रिजेक्ट। अब बताओ इस वाले केस में सबसे पहले बताओ दोनों क्या देखना है? नॉर्मल। क्या दोनों नॉर्मल दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे। दोनों, दो पेरेंट है, दोनों नॉर्मल दिख रहे हैं। दोनों अफेक्ट नहीं दिख रहे। ना दोनों नॉर्मल है, ना दोनों नॉर्मल है, ना दोनों अफेक्ट है। एक नॉर्मल एक अफेक्ट है। एक नॉर्मल एक अफेक्ट चल रहा है, मतलब ए आर भी सही है और एडी। इस बार हम रिजेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो इस बार हम कहेंगे रिसेसिव और डोमिनेंट, ऑटोसोमल तो दोनों ही है। एक्स आर एक्स डी को एक बार कंफर्म करेंगे। अब यहां से इनको, ये बड़ी डिग्री थोड़ी सी मुश्किल है। एक्स आर, फादर नॉर्मल डॉटर अफेक्ट। बताओ फादर नॉर्मल है क्या? फादर नॉर्मल है लेकिन डॉटर अफेक्ट नहीं है। बताओ मुझे, बताओ क्या ये लाइन दिखी? नहीं दिखी। चलो ये चेक करते हैं। मदर अफेक्टेड सन नॉर्मल, मदर अफेक्टेड लेकिन सन अफेक्टेड, मदर अफेक्टेड लेकिन सन अफेक्ट नहीं, दो सन है, दोनों ही नॉर्मल है। मुझे बताओ ये कहां दिखा? हाँ बोलो बोलो अच्छे से। कहीं नहीं। ये कहां दिखा? अच्छा ऐसा दिखता तो हम कहते एक्सआर, लेकिन ऐसा तो दिखा ही नहीं, तो एक्सआर पॉसिबल है। मतलब ये ना ये दिख रहा है ना ये दिख रहा है, दिख ही नहीं रहा है। स्टेप थर्ड हम अप्लाई नहीं कर पा रहे, देन एक्सआर पॉसिबल करें। इस बार तो एक्सआर पॉसिबल करेंगे। एक बार एक्सडी को कंफर्म कर ली। फादर अफेक्टेड डॉटर नॉर्मल, कहीं दिख रहा है? फादर अफेक्टेड लेकिन डॉटर नॉर्मल नहीं है। चलिए मदर से चेक कर ले। मदर नॉर्मल सन अफेक्ट, मदर नॉर्मल सन अफेक्ट नहीं है। मुझे बताओ ये कहां दिखा? ये कहां दिखा? क्या ये दोनों ही नहीं दिखा? तो बताओ अगर ऐसा दिखता तो क्या सोचते? एक्सडी नहीं है। ऐसा दिखते तो एक्सडी नहीं है, लेकिन ऐसा दिख ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब एक्सडी भी। बताओ इस पे डिग्री कितने आंसर है? चार। अरे एक ही डिग्री के चांसर आंसर निकल जाते हैं। और यही सबसे टिपिकल होता है। जब यहाँ पर चार चार आंसर सही आ जाते हैं ना, तब जाके गड़बड़ होती है, उसका आंसर देना मुश्किल हो जाता है। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे, ये नहीं लिखना आपको, ये नहीं लिखना है। अब क्वेश्चन तो आएंगे, लिखिए क्वेश्चन। गिवन पेडिग्री, given pedigree show the given pedigree show the inheritance of आंसर कोई नहीं बोलेगा, बस सोल्व करो।
आंसर, हाँ क्या आंसर है? ए आर, ऑटोसोमल रिसेसिव। सबसे पहले देखो, क्या दोनों पेरेंट नॉर्मल दिख रहे हैं? अपनी आंखों से देखो, नजर आएगा। दोनों पेरेंट नॉर्मल है, क्या बच्चा अफेक्टेड है? तो डोमिनेंट उड़ा दो, उसी टाइम डोमिनेंट उड़ाना है, डोमिनेंट उड़ा दिया, क्या ए आर आंसर है? ए आर तो निकलते, मैंने कहा ना ऑटोसोम तो राइट कर लिया करो, ऑटोसोम तो राइट है ही, बस एक्सआर चेक करना है। एक्सआर कहां से चेक करते हैं? यहां से, डायरेक्ट एक्सआर यहां से चेक करना है। फादर नॉर्मल, डॉटर अफेक्ट, कहीं दिख रहा है? बताओ, फादर कैसे हैं? नॉर्मल, और ये डॉटर कैसी है? अफेक्टेड। फादर नॉर्मल, डॉटर अफेक्ट, फादर नॉर्मल, डॉटर अफेक्ट, एक्सआर नहीं हो सकता, आंसर इज ओनली ए आर। अब जो हो सकता है वो ऑप्शन ऐसे बना दे, ऑप्शन सुनना, ये पेडिग्री कलर ब्लाइंडनेस की है, हाँ, ये पेडिग्री सिकल सेल एनीमिया की, ये पेडिग्री मायोटोनिक डिस्ट्रोफी की, क्योंकि मायोटोनिक डिस्ट्रोफी तो ऑटोसोमल डोमिनेंट, उसको तो शो कर नहीं रहा है, तो कई बार ऐसे डिजीज के नाम देके ऑप्शन दे सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन तो वही है, गिवन पेडिग्री शो दो, बस आप तो पेडिग्री बनाते जाओ। पेडिग्री बनाते टाइम पेडिग्री को बिल्कुल ढंग से बनाना है, एक भी सर्कल या स्क्वायर आपने गलत तरीके से डार्क कर दिया तो आंसर बदल जाएगा। पेडिग्री से बनाओ, ये डार्क है, यहाँ से देखो, ना एक भी जगह गड़बड़ हुई तो आंसर बदल जाएंगे, है ना? क्या आंसर आएगा? एडी, हाँ। सबसे पहले, क्या दोनों पेरेंट नॉर्मल दिख रहे हैं? नॉर्मल तो नहीं है। क्या दोनों अफेक्ट दिख रहे हैं? कहाँ दिखाई दे रहे हैं? यहाँ पे। दोनों अफेक्ट है, बच्चा कैसा है? नॉर्मल, तो चलिए रिसेसिव उड़ा देते हैं। इसको उड़ाने में देरी नहीं करना है, जैसे इतना दिखा, जैसे दोनों अफेक्टेड दिखे मतलब पेडिग्री बहुत आसान हो गई, हमने उसी टाइम रिसेसिव उड़ा दी। अच्छा, मैंने कहा ना ऑटोसोमल तो आपको चेक करने नहीं है, तो आंसर यही है, बस आपको एक्सडी पे जाना है, और वो भी केवल लास्ट में। लास्ट में क्या देखना है? फादर अफेक्टेड, डॉटर नॉर्मल, कहीं दिख रहा है? फादर अफेक्टेड, ये फादर अफेक्टेड है, और ये इनकी डॉटर, इसी लाइन से क्या नॉर्मल है? फादर अफेक्टेड, डॉटर नॉर्मल, देन एक्स डी नॉट पॉसिबल, एक्स डी भी आंसर नहीं हो सकता, आंसर इज ओनली एडी, तो इसका आंसर केवल एडी होगा। कर सकते हैं क्वेश्चन, लिखो अगला क्वेश्चन।
आंसर। ये सबसे मुश्किल डिग्री है, इसका आंसर दे दिया मतलब सबका दे दिया आपको। ARAD सही है ना, ARAD। सबसे पहले दोनों पेरेंट को नॉर्मल देखो, क्या दिख रहे, दोनों नॉर्मल नहीं है। अब क्या देखो, दोनों अफेक्टेड, दोनों अफेक्टेड भी नहीं है, ना दोनों नॉर्मल ना दोनों अफेक्टेड, मतलब AR भी सही है और AD भी सही। अरे एक नॉर्मल एक अफेक्ट हर जगह आ रहा है, मतलब ARAD सही। XR को कंफर्म करना है, यहां से चेक कर लो, फादर नॉर्मल डॉटर अफेक्ट नहीं दिख रहा है, फादर नॉर्मल डॉटर अफेक्ट, बताओ फादर नॉर्मल है डॉटर अफेक्ट है, तो XR नहीं हो सकता। अब यहां पर फादर अफेक्टेड डॉटर नॉर्मल, फादर अफेक्टेड और डॉटर नॉर्मल, तो XD भी नहीं हो सकता। बात समझ में? तो इस तरह से SP डिग्री के दो आंसर हो गए। अगला क्वेश्चन लिखो। क्या आंसर आ रहा है? AD बिल्कुल सही। सबसे पहले क्या दोनों नॉर्मल दिखाई दे रहे हैं? दोनों नॉर्मल नहीं है। अब देखेंगे दोनों अफेक्टेड, क्या कहीं दिख रहे हैं? दोनों अफेक्टेड हैं, बच्चा नॉर्मल है, पूरा देखना है, दोनों अफेक्टेड बच्चा नॉर्मल, तो रिसेसिव उड़ा दो। देखते से आधी पीढ़ी तो इसे सोलो, जैसे दोनों अफेक्ट दिखे मजा आ गया, रिसेसिव उड़ा दो। बताइए क्या AD तो आंसर है ही है, बस XD तो कंफर्म करना है। XD कैसे कंफर्म करते हैं? फादर अफेक्टेड डॉटर नॉर्मल, फादर अफेक्टेड डॉटर नॉर्मल नहीं, फादर अफेक्टेड डॉटर नॉर्मल नहीं है, फादर अफेक्टेड है ही नहीं, ये तो मुझे नहीं दिखा। इसको चेक कर लेते एक बार, मदर नॉर्मल सन अफेक्ट, मदर बताओ मदर कैसी है? नॉर्मल, और ये इनका सन अफेक्टेड, मदर नॉर्मल सन अफेक्ट, देन XD नॉट पॉसिबल, आंसर इज ओनली AD। क्या ये पेडिग्री मायोटोनिक डिस्ट्रोफी की है? यस। देखिए अगला क्वेश्चन।
क्या आंसर आ रहा है? ए आर। देखते आधी पेडिग्री वैसे सोल्व हो जाती है। बताओ दोनों पेरेंट क्या नॉर्मल दिख रहे हैं? दोनों पेरेंट नॉर्मल, बच्चा कैसा है? अफेक्टेड। तो डोमिनेंट उड़ा दीजिए। चलिए डोमिनेंट तो उड़ा देते हैं। क्या ए आर आंसर है? ये एक्स आर कंफर्म करना है। फादर नॉर्मल, डॉटर अफेक्ट, कहीं दिख रहा है? बताओ ये फादर कैसे हैं और ये इनकी डॉटर। फादर नॉर्मल, डॉटर अफेक्टेड, देन एक्स आर नॉट पॉसिबल। आंसर इज ओनली ए आर। अच्छा इस पेडिग्री की यहाँ पे लिख देना एनसीईआरटी। ये आपकी एनसीईआरटी की पेडिग्री है। और एग्जाम में क्या होता है कि मान लो कभी आपको नहीं भी याद रहे तो पेडिग्री देख के हाँ ऐसी पेडिग्री दिख गई तो ए आर। अरे एग्जाम में आते ही तो एनसीईआरटी का ही है, तो पेडिग्री भी मोस्ट प्रोबेबली चांस है वही छाप देंगे। पेपर लीक। इस पेडिग्री को बहुत ध्यान से सोल्व करना है। थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट है। इसके कई सारे आंसर हो सकते हैं, तो जो आंसर सही है उस पर राइट लगाते जाना, जो क्रॉस है उस पर क्रॉस कर देना। ढंग से देखना, दोनों पेरेंट नॉर्मल तो है लेकिन बच्चा अफेक्ट भी देखना है। हाँ थोड़ा सा सोच समझ के आंसर देना है। कितने आंसर आ रहे हैं? 3। कौन कौन से? ए आर, ए डी, एक्स डी। हाँ एक्स आर नहीं है। सबसे पहले दोनों पेरेंट नॉर्मल तो दिख रहे हैं लेकिन गड़बड़ी क्या है? बच्चा अफेक्टेड नहीं है, पूरी तरह से अपने वो अप्लाई नहीं हो रही है। तो बताइए एक नॉर्मल एक अफेक्ट, एक नॉर्मल एक अफेक्ट है, और दोनों पेरेंट नॉर्मल है लेकिन बच्चा अफेक्ट नहीं है। ना तो हमारी स्टेप 1 अप्लाई हो रही है ना स्टेप 2 अप्लाई हो रही है। मतलब स्टेप 1 स्टेप 2 अप्लाई नहीं है, तो ए आर भी सही है और एडी भी सही है। इस बार हम रिजेक्ट नहीं कर पाए। अब यहाँ पर एक्स आर को किस देखना है? फादर नॉर्मल, डॉटर अफेक्ट, कहीं दिख रहा है? फादर नॉर्मल, फादर नॉर्मल और डॉटर अफेक्टेड, देन एक्स आर नॉट पॉसिबल। एक्स डी चेक करें। फादर अफेक्टेड, डॉटर नॉर्मल। फादर अफेक्टेड है ही नहीं। चलिए अब मदर में देख लेते हैं। मदर नॉर्मल, मदर नॉर्मल लेकिन सन अफेक्ट नहीं है। मुझे बताओ ये कहां दिखा? ये वाली स्टेप कहीं नहीं, ये नहीं दिखा। अच्छा ऐसा दिखता तो हम कहते एक्स टी नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं दिखा है। इसका मतलब इसका आंसर एक्स टी भी सही है। बताओ इस पेडिग्री कितने आंसर हो गए? 3। इस पेडिग्री के 3 आंसर है, लेकिन इस वाली पेडिग्री के यहां पर भी लिखो एनसीईआरटी और इसे एक बॉक्स में डाल दो स्पेशल। ये स्पेशली थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। इस वाले की खास बात ये होती है कि इसमें आपके एनसीईआरटी में आंसर एडी दिया है। अच्छा लेकिन उन्होंने बड़ी समझदारी दिखाई। उन्होंने ये भी नहीं दिखाया कि ओनली एडी है, बस उन्होंने कहा क्या ये पेडिग्री मायोटोनिक डिस्ट्रोफी को शो कर रही है? अरे और डोमिनेंट है मतलब शो तो कर रही है। तो उन्होंने कहा ये मायोटोनिक डिस्ट्रोफी को शो कर रही है, तो हम भी कहेंगे यस कर रही है। तो उन्होंने बस यही दिया है कि मायोटोनिक डिस्ट्रोफी, लेकिन इसके आंसर और भी हो सकते हैं। तो कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए और आप लोगों ने वहां सोल्व किया तो आपके 3 आंसर मिलेंगे, बिल्कुल आएंगे 3 आंसर। और कभी वहां पर आपको प्रायोरिटी देनी पड़ गई क्योंकि हो सकता है देना भी पड़ जाए इसमें, तो उस कंडीशन में फिर आप लोग डोमिनेंट को टिक करके आएंगे। और इस ऑटोसोमल डोमिनेंट जाने के पीछे रीजन ड्यू टू एनसीईआरटी।
अरे हाँ, एनसीईआरटी में लिखा है इसलिए। तो एनसीईआरटी में लिखा है डोमिनेंट आंसर है, तो हम भी इसको कह रहे हैं डोमिनेंट। मैं तो कहूंगा तीनों आंसर सही है, AR भी सही है, AD भी सही है, XD भी सही है। चाहे तो इसको जीनोटाइप लगा के भी चेक करो, तीनों ही आंसर मिलेंगे, बिल्कुल सब मिलेंगे। तो मैं बस इतना कह रहा हूं कि कभी एग्जाम में आ जाए और चांस है कि पेडिग्री जो पूछी जाएगी और यही पूछी जाएगी जो एनसीईआरटी। तो इस क्वेश्चन का आंसर स्पेशली बॉक्स में डाल के इसमें प्रायोरिटी इसको दे देना, AD को। क्लियर? बस ये एनसीईआरटी बेस्ड इसलिए, और कोई रीजन नहीं। एक क्वेश्चन और लिखो, बस एक लास्ट और, एक पेडिग्री और, एक पेडिग्री और। इसमें जो सही है उस पर टिक करते जाना है। तो वाइलिंग, साइटोप्लाज्मिक, AR, AD, XR, XD, जो सही है उस पर राइट लगाते जाना, जो गलत है उसको क्रॉस करते जाना। आगे आंसर, चलिए चेक करते हैं। ये पेडिग्री बताइए क्या वाइलिंग की है? वाई तो सबका आंसर आ जाएगा, क्यों? ऑल मेल्स आर अफेक्टेड, वाइलिंग तो सही है। साइटोप्लाज्मिक क्यों नहीं है? मदर तो अफेक्ट है ही नहीं, बच्चा अफेक्ट कैसे हो सकता है? क्योंकि साइटोप्लाज्म में तो इनहेरिटेंस मदर से होती, मदर अफेक्ट है नहीं, बच्चा अफेक्ट कैसे हो सकता है? तो ये नहीं हो सकता। इनको सोल्व करने का तरीका अपना वही है, दोनों पेरेंट को सबसे पहले नॉर्मल, दोनों नॉर्मल नहीं है, दोनों अफेक्ट नहीं है, ना दोनों नॉर्मल ना दोनों अफेक्ट, मतलब AR भी सही है, AD भी सही है। XR को कंफर्म करें, फादर नॉर्मल डॉटर अफेक्ट, फादर नॉर्मल कहीं नहीं है। अच्छा, मदर अफेक्टेड कहीं नहीं है, ये भी नहीं दिखा, ये भी नहीं दिखा, मतलब XR भी होगा। अच्छा, XD को चेक कर लेते हैं। मदर अफेक्टेड, फादर अफेक्टेड सन नॉर्मल, फादर अफेक्टेड, फादर अफेक्टेड डॉटर नॉर्मल, फादर अफेक्टेड डॉटर नॉर्मल, तो XD नहीं हो सकता। तो ये पेडिग्री बस दो की नहीं है, क्या बाकी सबकी है? अच्छा, अब मैं इसमें क्या कर रहा हूं, साइटोप्लाज्मिक और इनको तो हटा देता हूं। मैंने कहा बच्चों एक को टिक कर लो, वायलिंग। सबसे बेस्ट आंसर इसका वायलिंग ही है, सबसे बेस्ट आंसर वायलिंग है। क्योंकि बच्चों ये कभी भी प्रायोरिटी देनी भी पड़ जाए तो ऐसे दिया करो, जिसके आने के चांस कम है उसको सम्मान दे दिया करो, और जो कभी कभी आता है उसको सम्मान दे देते हैं। तो यहाँ पर ये वाई लिंक है तो इसको प्रायोरिटी, अगर वाई लिंक भी ना आते तो एक्सआर, एक्सआर ना आए तो एडी, एडी भी ना आए तो AR, इस तरह से हम दे देते हैं, लेकिन वो जरूरत नहीं पड़ती है। बस इसमें स्पेशल कभी पूछा जाए तो ज्यादा बेस्ट आंसर कौन सा होगा? वाई लिंक, ज्यादा अच्छा आंसर वाई लिंक है। ये पेडिग्री कैसे सोल्व करते, क्लियर है? अगली क्लास में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक समझेंगे और वो सीखेंगे हम पॉपुलेशन जेनेटिक्स, है ना। उससे भी आजकल एक क्वेश्चन हर साल आ रहा है, और इस बार पेडिग्री के आने के चांस ज्यादा है क्योंकि काफी सालों से पेडिग्री क्वेश्चन नहीं आए, तो इसके अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके बच्चों, थैंक यू।